नमस्कार दोस्तों, पीसीएस अभ्यास के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। और हमने मौर्यन पीरियड खत्म कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे लेटर मौर्यन पीरियड। और लेटर मौर्यन पीरियड आज हम कोशिश करेंगे खत्म कर दें। क्लास अराउंड 50 मिनट की लेके जाएंगे। प्रयास पूरा रहेगा आज खत्म हो जाए, तो कल से हम लोग फिर अपना गुप्ता पीरियड स्टार्ट करेंगे। अब आपकी एंशिएंट हिस्ट्री लास्ट दौर में ही चल रही है, ठीक है। कभी भी इस बात की खबर आ सकती है कि एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हुआ। अच्छा, लगभग हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री जब खत्म करेंगे तो चूंकि लगभग 22 के करीब में क्लासेस आपकी मॉडर्न हिस्ट्री हो चुकी हैं, और लगभग 13-14 क्लास, मुझे लग रहा है 14 क्लास में आपकी खत्म होगी एंशिएंट हिस्ट्री। तो हम लोग लगभग आप समझ जाओ कि 36 के करीब में क्लासेस हिस्ट्री की कंप्लीट कर ली है। 10-12 क्लासेस हमको लगता है कि मिडवल की लगेगी, 10-12 क्लास होल्ड करेंगे। और आपको पहले बता दूं कि पहले मेरा टारगेट था कि हिस्ट्री के बाद से हम सीधा पढ़ाएंगे पॉलिटी, बट अभी मैं 20 से 25 दिन लगातार करेंट अफेयर पे काम करूंगा। 20 से 25 क्लासेस के माध्यम से पूरे एक साल की करेंट अफेयर को रिवाइज करूंगा, ठीक है। और किसी सिंगल मैगजीन सोर्स को नहीं अपनाऊंगा। विश्वास रखो, आप इस बात का ट्रस्ट रखना कि मैं मैक्सिमम जितनी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी कोशिश करूंगा आपके पास लाने की। तो वो 20 से 25 क्लास करंट अफेयर के लिए आप लोग रेडी रहना। करंट अफेयर की आपकी अब तक जो 2.5-3 महीने की फ्लो टूटी है, वो मेरा काम अगले 20 से 25 दिन में कंप्लीट करा देना। क्लास की लेंथ वहां भी मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटे, इससे ऊपर नहीं रहेगी। उसके नोट्स प्रिपेयर जरूर करना और नोट्स बना के हमको भेजना जरूर, ताकि बाद में कोई मांगे तो हम उसको सेंड कर सके, ठीक है। आपका नाम लिख देंगे। अब हम लोग आते हैं लेक्चर 11 मौर्योत्तर पीरियड को देखते हैं। हमने देखा था यार कि अशोक के बाद से क्या होता है, मौर्यन पीरियड डिक्लाइन करना स्टार्ट करता है। और जब बृहद्रथ की ड्यूरेशन आता है, तो बृहद्रथ वो अंतिम मौर्य शासक बनता है जिसका पतन होता है, अर्थात जिसकी हत्या होती है किसके द्वारा, तो उसी के अमात्या, उसी के सेनापति जिसका नाम क्या था, पुष्यमित्र शुंग, उसके द्वारा उसकी क्या कर दी जाती है, तो उसकी हत्या कर दी जाती है। और जब पुष्यमित्र शुंग क्या करेगा, बृहद्रथ की हत्या करेगा, तो किस डायनेस्टी की नींव रखेगा, तो जिस डायनेस्टी की नींव रखता है उस डायनेस्टी का नाम है शुंग डायनेस्टी, ठीक है। शुंगा डायनेस्टी, शुंगा डायनेस्टी। और ये शुंगा डायनेस्टी आपकी चलती कितनी, इसका ड्यूरेशन कितना है, तो 185 बीसी से लेके आपकी 75 बीसी तक ये ड्यूरेशन चलता है। अच्छा, इस ड्यूरेशन के बारे में तो वैसे जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग सब देख लेंगे। देखो, लेटर मौर्यन पीरियड की एक तो आपसे क्वेश्चन ये बन के आ सकता है कि वो कौन कौन से लिटरेचर्स हैं, वो कौन कौन से आर्कियोलॉजिकल सोर्स हैं जो हमको इस बात की जानकारी देते हैं। खासतौर पर इस ड्यूरेशन की लिटरेचर्स बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो लाओ मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक लिटरेचर्स का एक पॉइंट ही बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मौर्योत्तर कालीन साहित्य। मौर्योत्तर कालीन साहित्य सबसे पहले टॉपिक ही समझ लो आप लोग। क्योंकि लिटरेचर्स में क्वेश्चन बन के आते हैं, क्या पता कि सब कुछ पढ़ जाए हम लोग और क्वेश्चन यहीं से बन के आ जाए, कोई ठीक नहीं है। बेसिकली अब आपका यहां से हम लोग जितने टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, चाहे वो मौर्यन पीरियड हो, चाहे वो गुप्ता पीरियड हो, चाहे वो आपका लेटर मौर्य लेटर गुप्ता की बात की जाए, ठीक है, या फिर आपकी दिल्ली सल्तनत और मुगल की बात की जाए, यहाँ पे अब लिटरेचर्स, इनके ड्यूरेशन में जो वास्तुकला का निर्माण हो रहा है, इनके ड्यूरेशन में जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम डेवलप हो रहा है, ये बेहद इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है। तो लिटरेचर्स हम लोग देखें, तो लिटरेचर्स को हम लोग जब देखेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान देना क्या पड़ जाता है, आपका हर्षचरित्र पड़ जाएगा। हर्षचरित्र क्या करती है, यहाँ इस समय की जानकारी देती है। इस ड्यूरेशन में ध्यान देना, इस ड्यूरेशन में आपके वायु और मत्स्य पुराण का निर्माण हो रहा है। यानी वायु और मत्स्य पुराण भी क्या करते हैं, मौर्योत्तर कालीन राजवंशों की चर्चा करते हैं, ठीक है। तो आपको यहां पे देखने को मिलेगा वायु एवं, ठीक, आपके मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण, ठीक है। यहीं पे आपको महाभाष्य, ठीक है, महाभाष्य, महाभाष्य भी क्या करेगी, आपकी जो मौर्योत्तर पीरियड है उसकी जानकारी हमको देती है, ठीक है। महाभाष्य के रचयिता कौन थे, तो पतंजलि थे। इसी में आगे आपके आ जाएगा मालविकाग्निमित्रम, ठीक है। यहां पे दो नाम आपको दिखेगा, मालविका, और यहां पे एक नाम दिखेगा अग्निमित्र। ये मालविका और अग्निमित्र की क्या है, प्रेम कहानी है, कालिदास के द्वारा लिखी गई थी, ठीक। और आगे आपका आएगा दिव्यावदान। दिव्यावदान के बारे में हमने मौर्यन पीरियड में देखा था कि दिव्यावदान क्या कहती है, भाई 84,000 स्तूपों का निर्माण अशोक के द्वारा किया गया था। तो ये वो चीजें हैं जो हमको किसके बारे में बताती हैं, मौर्योत्तर पीरियड के बारे में भी हमको जानकारियां प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। ये इनके बारे में जानकारी प्रोवाइड करेंगे। अब बात आती है कि सर हर्षचरित्र लिखा किसके द्वारा गया है, ठीक है। तो जो हर्षचरित्र नॉर्मली क्या करेगा ना, पेपर में हर्षवर्धन लिख देगा
और आपको फंसाता है कि हर्षचरित हर्षवर्धन ने लिखा, और हम मार भी देते हैं। ठीक, नए नए जो खिलाड़ी होते हैं ना वो मार देते हैं, वो दिमाग नहीं लगाएंगे। ध्यान, तो हर्षचरित की जो रचयिता है वो है वाणभट्ट। और हर्षचरित में ध्यान देना कि बेसिकली अंतिम मौर्य शासक जो आपका बृहद्रथ है उसके बारे में आपको जानकारी इस हर्षचरित्र में मिलती है, और केवल अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की जानकारी इस वाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित्र में नहीं मिलती है, अंतिम शुंग शासक की भी जानकारी मिलती है। अंतिम शुंग शासक की भी यहां से हमको जानकारी मिलती है। ठीक है, पता चलता है कि वो अतिविलासी हो गया था। ठीक है, और हमको था कि शुंग वंश का जब पतन होता है तो तो कण्व वंश की नींव आती है। कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? तो वसुदेव थे। ठीक है, ध्यान देना, इस बात की भी हमको जानकारी कहां से मिलती है? वाणभट्ट से मिलती, वाणभट्ट के हर्षचरित्र में मिलती है। ठीक है, अब हम लोग आएंगे दूसरा, वायु पुराण एवं मत्स्य पुराण। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि वायु पुराण एवं मत्स्य पुराण किस मौर्योत्तरकालीन वंश की जानकारी देते हैं? बेसिकली वायु पुराण और जो मत्स्य पुराण है ये वंशावलियों के ऊपर चर्चा करते हैं। तो ध्यान देना, इनके द्वारा बेसिकली ये बताया जाता है शुंग वंश के ऊपर इनके द्वारा चर्चा किया गया है। शुंग वंश की जानकारी इनके द्वारा दी जाती है। शुंग वंश की जानकारी, शुंग वंश की जानकारी इनके द्वारा प्रदान की जाती है। ठीक है, तो शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। ठीक है, इस बात की जानकारी हमको वायु एवं मत्स्य पुराण के द्वारा दिया गया है। अब हम लोग आ रही अगली बारी है महाभाष्य की। तो हमको पता कि महाभाष्य की रचयिता कौन है? तो महाभाष्य की रचयिता हमको पतंजलि देखने को मिलते हैं। पतंजलि थे कौन? तो पतंजलि हमको पता है कि पुष्यमित्र शुंग के क्या थे? ये पुरोहित हुआ करते थे, और पतंजलि ने ही पुष्यमित्र शुंग को क्या कराया है? 2 अश्वमेध यज्ञ कराया। तो पेपर में क्वेश्चन बन के आता है वह शासक कौन था जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए? तो वो आपका पुष्यमित्र शुंग है। शुंग डायनेस्टी बेसिकली एक ब्राह्मण डायनेस्टी समझना, ये ब्राह्मण धर्म से संबंधित थे, या ब्राह्मण थे, ये ब्राह्मण्स थे। ठीक है, आते हैं तो पतंजलि के द्वारा क्या किया जाता है यहाँ पे महाभाष्य लिखी जाती है। तो जाहिर सी बात है कि वो शुंग के जब पुरोहित हैं तो शुंगों के बारे में जानकारी क्या करेंगे? इसमें लिखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे आगे गार्गी संहिता। तो गार्गी संहिता में आप देखोगे कि मौर्योत्तर काल में जो यवन आक्रमण हो रहे हैं, तो गार्गी संहिता के बारे में यहाँ पे चर्चा मैंने नहीं किया है। मालविकाग्निमित्र की बारी करेंगे। तो मालविकाग्निमित्र की रचयिता कौन है? कालिदास। ठीक है, कालिदास। तो यानी कालिदास क्या कर रहे हैं? मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी के ऊपर एक बुक लिखे हैं जिसका नाम है मालविका अग्निमित्रम। तो इससे एक चीज और पता चल रहा है कि अग्निमित्र क्या है? अग्निमित्र एक शुंग कालीन शासक है। हम देखेंगे कि पुष्यमित्र शुंग के बाद अगला शासक कौन आएगा? अग्निमित्र आएगा। तो इससे पता चलता है कि अग्निमित्र के क्या रहेंगे? दरबारी कवि भी रहेंगे। तो कालिदास का संबंध किससे हो गया? शुंग डायनेस्टी से हो गया। कल के पेपर में क्वेश्चन ये भी आ सकता है। अच्छा, जैसे दिव्यावदान कहता है कि अशोक ने क्या किया था कि 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था, वैसे ही दिव्यावदान कहता है कि शुंगा डायनेस्टी में खासतौर पर पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था कि 84,000 अशोक के द्वारा बनाए गए 84,000 स्तूपों को विनष्ट किया था, इसने तोड़ दिया था। ठीक है, तो यहां पे ये बताते हैं कि अशोककालीन स्तूपों को नष्ट किया गया। अशोककालीन स्तूपों को नष्ट कर दिया गया। ठीक है, ये सारी हमको जानकारी बेसिकली ये मौर्योत्तरकालीन साहित्य है। ठीक है, मौर्योत्तरकालीन साहित्य के बारे में गार्गी संहिता से भी चर्चा मिलती है जो कि एक ज्योतिष ग्रंथ है। ठीक, ध्यान देना, ये हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अलावा ऐसा नहीं कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज नहीं है, इंस्क्रिप्शंस हमको जानकारी देते हैं। खासतौर पर सातवाहन पीरियड में कई सारे इंस्क्रिप्शंस लिखे गए। ठीक है, और बेसिकली सारे इंस्क्रिप्शन का संबंध आपके नासिक गुहा लेख से भी है। मतलब जितने शासक आएंगे नासिक में एक इंस्क्रिप्शन खुदवा देंगे। ठीक है, तो सातवाहन पीरियड के शासकों का संबंध समझना नासिक से, और नासिक गुहा लेख मैक्सिमम उन्हीं के द्वारा लिखवाया गया है। ठीक है, वो हम लोग आगे जब सातवाहन पीरियड पढ़ेंगे तो वहीं पे समझते चलेंगे। ठीक है, तो ये मौर्योत्तरकालीन साहित्य का आप लोग चाहोगे तो स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको नोट कर लेना कहीं ना कहीं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मौर्योत्तरकालीन साहित्य जब हमने देख लिया तो हम लोग सीधा शुंगा डायनेस्टी को समझने की कोशिश करेंगे। और शुंग वंश की न्यू हमने कब बताया कौन किसने रखा? तो यानी संस्थापक इस डायनेस्टी का कौन है? तो संस्थापक है आपका पुष्यमित्र शुंग। अब हमारा काम क्या है कि हम पुष्यमित्र शुंग से संबंधित बहुत सारे फैक्ट्स को समझ लें जो हमारे लिए एग्जाम के मकसद से बेहद इंपॉर्टेंट हो। तो हम लोग उन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो पुष्यमित्र शुंग के बारे में एक फैक्ट देखने को मिलता है कि इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे।
ठीक है, जिसकी जानकारी हमको अयोध्या अभिलेख से मिलती है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना हम लोग। तो पुष्यमित्र शुंग ने दो आपके अश्वमेध यज्ञ किए। दूसरा, जब मौर्यंस पीरियड कमजोर होती है तो यवनों को लगता है कि भाई कि अब हम मौर्यंस के हिस्से भी क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहुत तेजी से यवन आक्रमण हो रहे थे। पुष्यमित्र शुंग की एक पॉजिटिव बात यह है कि उसने उन यवन आक्रमणों से मौर्यंस पीरियड की, हम लोग कहते हैं सुंगा डायनेस्टी की, या बेसिकली देश की या हमारे भूभाग की रक्षा की। तो शुंगों ने एक अच्छा काम यह भी किया था कि यवन आक्रमण से अपने साम्राज्य की सुरक्षा प्रदान की थी, जिसमें पुष्यमित्र शुंग की बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंस है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। पुष्यमित्र शुंग के बारे में यह कहा जाता है कि यह बौद्धिज्म के अगेंस्ट था। अभी तो दिव्यावतान कहती है कि इसने 84,000 स्तूपों को नष्ट किया था। लेकिन यहीं से हमको इसी पीरियड में एक और जानकारी मिलती है कि भरहूत का जो स्तूप है, जो भरहूत स्तूप है और साथ ही साथ जो सांची का स्तूप है, तो सांची के स्तूप की वेदिकाओं को विशाल किया था किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। और भरहूत के स्तूप का पुनः निर्माण किया था। भरहूत के स्तूप का निर्माण किया गया था किसके ड्यूरेशन में? शुंग डायनेस्टी में। तो एक दिव्यावधान क्या कह रही है? दिव्यावधान कह रही है कि भैया हमारे सारे स्तूपों को शुंगा डायनेस्टी में तोड़ दिया गया। और यहीं एक सोर्सेज और मिलते हैं जो कहता है कि भरहूत के स्तूप का निर्माण हुआ और सांची के स्तूप की वेदिकाओं को चौड़ी कर दी गई। तो अब दूसरा जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि बौद्धिज्म का संरक्षण, और पहला स्तूप कहता है कि बौद्धिज्म का पतन। तो ये तो सच्चाई भी मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग ने कई सारे बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करवाई थी। ठीक है, ये प्रूफ भी है। ठीक है, ये कई सारे सोर्सेज में मिलते हैं। तो यानी इस ड्यूरेशन में शुंगा डायनेस्टी में आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि चूंकि अगेंस्ट किसके आया था बौद्धिज्म, तो ब्राह्मण धर्म के अगेंस्ट आया था, और ये ब्राह्मण शासक था, तो नो डाउट कि उनको चैलेंज तो मिलना था। तो इस ड्यूरेशन में एक चीज तो समझ में आएगा आपका कि बौद्ध धर्म के पतन में एक भूमिका निभाती है बौद्ध रिलीजन के, ठीक है, कि डिक्लाइन फेज कहा जाता है कि इसके ड्यूरेशन से स्टार्ट होता है। क्योंकि हमको क्या जानकारी मिलती है कि इसने कई सारे बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करवाई, उनके स्तूपों को नष्ट करवाया। ये दिव्यावधान हमको इस बात को बोलती है। लेकिन यहीं पे हमको कुछ एक और भी चीजें क्या देखने को मिलती हैं कि इसके ड्यूरेशन में भरहूत के स्तूप का निर्माण कराया जाता है। भरहूत स्तूप का निर्माण कराया जाएगा, भरहूत स्तूप निर्माण होगा। और दूसरी चीज क्या देखने को मिलती है कि भाई सांची स्तूप की जो वेदिका है, सांची स्तूप की वेदिका इसकी विस्तार कराई जाएगी, इसका विस्तार होगा। तो ये हमको दो जानकारी भी क्या मिलती है? यहीं से मिलती है। ठीक, तो ये पेपर में भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। शुंगा डायनेस्टी के बारे में, पुष्यमित्र शुंग के बारे में हमने क्या देखा कि इसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। 2 अश्वमेध यज्ञ करवाने वाला एकमात्र शासक नहीं है, बल्कि प्रथम शासक है। अश्वमेध यज्ञ इसके द्वारा कराया गया। हमको पता है कि लेटर वैदिक पीरियड में अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, इन सब यज्ञों की चर्चा हमने पढ़ी थी। तो 2 अश्वमेध यज्ञ किसने कराया पहली बार? तो पुष्यमित्र शुंग ने चलवाया। इस बात की जानकारी हमको कहां से मिलती है? तो इस बात की जानकारी हमको अयोध्या अभिलेख से मिलती है। अयोध्या अभिलेख से हमको इस बात की जानकारी मिलती है। अयोध्या अभिलेख, ठीक है, अयोध्या अभिलेख। ठीक है, अगर कुछ साइड से आवाजें जा रही होंगी तो भाई थोड़ा माफ करना आप लोग, क्योंकि वो लोग भी बोल रहे हैं और हमको क्लास बनाने की पूरी जरूरी है। ठीक है, कहा जाता है कि इस अयोध्या अभिलेख का निर्माण किसने कराया था? तो धनदेव के द्वारा कराया गया था। धनदेव के द्वारा इस अयोध्या अभिलेख का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, तो ये भी अपने दिमाग में हम लोग रखेंगे। ठीक है, अच्छा, हमको जब पुष्यमित्र शुंग के बारे में पता चल गया, अब हम इसकी अगली कड़ी पे बात करें। तो अगली कड़ी बेसिकली कौन थी? तो अग्निमित्र था। अग्निमित्र के बारे में एक चीज बस आप लोग दिमाग में रखना, जो हम लोग नीचे बताए हैं कि भाई ये प्रेम कहानियां इसके ऊपर लिखी गई हैं, मालविका अग्निमित्रम नामक। किसके द्वारा? तो लिखा गया है कालिदास जी के द्वारा ये कहानी लिखी गई है। कालिदास जी के द्वारा ये कहानी लिखी गई है। ठीक है, अब आती है बारी कि यहीं के बाद से आपको क्या देखने को मिलता है कि शुंगा डायनेस्टी बड़ा कमजोर हो जाती है। शुंगा डायनेस्टी अग्निमित्र के बाद से बड़ा कमजोर हो जाएगी और जाते जाते अंतिम शासक बनेगा देवभूति। तो इस वंश का अंतिम शासक देवभूति बनेगा। फिर यहां से हम लोग कहेंगे इसके बारे में बारी है किसकी आएगी? अग्निमित्र की आएगी। अग्निमित्र की आएगी और अग्निमित्र के बाद से आपकी जो लास्ट शासक है उसका नाम है, बीच में कुछ और भी शासक आते हैं वो अलग की बात है। ठीक है, देवभूति। देवभूति क्या बनेगा? लास्ट शासक होगा। कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां नहीं है तो हम लोग को पढ़ने का मतलब नहीं है। लास्ट इंपरर या लास्ट शासक होगा कौन? तो देवभूति लास्ट शासक हो गया। अग्निमित्र के बारे में हमने कुछ चर्चा तो पहले देख ही लिया है। ठीक है, वो हमारा हो गया।
अच्छा, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एक बार क्या करेंगे, थोड़ा लेटर मौर्य पीरियड की हम लोग कुछ मैप को देखते हैं ताकि बहुत सारी चीजें हमको समझ में आ जाए। ठीक है, आप मानते हैं भाई कि, और इस तरीके से ये भाई हमारा पूरा पहले का भारत हो गया। ठीक है, ये हमारा पहले का भारत हो गया। जो नॉर्मली आपको सुंगा डायनेस्टी देखने को मिलती है, सुंग डायनेस्टी, देखो उसको मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं आपको। ये हिमालय का ये पूरा तराई क्षेत्र आप देखोगे, थोड़ा सा ईस्टर्न वाला बेल्ट बीच में आता है, कुछ कुछ दक्कन वाले बेल्ट बीच में आते हैं, और इतनी एरिया लगभग आपकी सुंगा डायनेस्टी में आती है। ठीक है, ये एरिया मेजरली आपकी क्या होती है कि सुंगा डायनेस्टी में आपकी आती हुई दिखती है। इतनी बड़ी एरिया सुंगा डायनेस्टी में थी। यहां पे कौन सी डायनेस्टी है? सुंगा डायनेस्टी है, सुंगा डायनेस्टी है। ठीक है, और आपको यहां पे इधर कौन देखने को मिलेगा? तो इधर आपको देखने को मिलते हैं सातवाहन डायनेस्टी, सातवाहन डायनेस्टी देखने को मिलेगा, सातवाहन डायनेस्टी देखने को मिलता है, जो कि एक मात्र सत्तात्मक डायनेस्टी देखने है। मतलब यहाँ पे बेसिकली पुत्रों का नाम माताओं के नाम पे रखा जाता है, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, लेकिन पुरुषवादी शासक था, मतलब शासक हमेशा पुरुष होता था, लेकिन माता का नाम से किसी का भी नाम स्टार्ट होता था। तो इसी तरह ये मात्र सत्तात्मक व्यवस्था भी रही होगी। ठीक है, यहीं पे आप देखोगे कि नीचे आपके यहाँ पे पांड्या है। ठीक है, यहाँ पे पांड्या किंगडम है, पांड्या किंगडम है। सुंगों के बाद से भी कण्व वंश आएगा, और कण्वों को ही आंध्रभृत्यों के द्वारा हराया जाएगा, और आंध्रभृत्य को ही सातवाहन कहते हैं। ठीक है, जानना। तो पांड्या आएगा, इधर चोलास थे, इधर आपके कौन होंगे? तो इधर आपके चोला हैं। ठीक है, और इधर आपके यमन शासक है। बेसिकली यहाँ पे कई सारे लोकेशन, जैसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ भारतीय लोकेशन को देखिए तो आपको चर्चा मिलता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपकी तक्षशिला है। ठीक है, ये आपकी तक्षशिला होगी। यहाँ आपका मथुरा है, मथुरा यहाँ पे आपका। ठीक है, यहाँ पे आपका उज्जैन है। इस लोकेशन में नॉर्मली आपका उज्जैन पड़ता है, उज्जैन पड़ता है। और उज्जैन में ही ध्यान देना, जब आप देखोगे कि जो पुष्यमित्र शुंग की हम लोग बाद में पढ़ते हैं, तो आप बेसिकली देखना। अच्छा चलो, अभी हम लोग इसको बाद में देखेंगे। यहाँ पे उज्जैन है, यहाँ पे हमने पर भरहूत स्तूप के बारे में पढ़ा था। तो ये देखो आपका यहाँ पे भरहूत स्तूप है, यहाँ पे भरहूत है। यहीं पे आपका विदिशा है, ये आपका भरहूत, ये आपका भरहूत हो गया, और ये आपका विदिशा हो गया, ये विदिशा हो गया। ये आपका क्या हो गया? भरहूत। लो, भरहूत को हम लोग ऐसे लिख देते हैं, भरहूत को लिख देते हैं। विदिशा में ही क्या था? अग्निमित्र आपका उपराजा के तौर पे था, या गवर्नर के तौर पे था। अग्निमित्र यहां का गवर्नर था, यहां का गवर्नर था, यानी शासक बनने के पहले क्या था? यहां का वो गवर्नर था। ठीक है, या उपराजा के पद पे था, जो भी हम लोग कह रहे हैं। तो ये बेसिकली हम लोग समझ गए डायनेस्टीज को। ठीक है, और इसकी इधर यहां पे देखोगे बेसिकली सुंग वाले, यहाँ पे मान लो कि सिंध रिवर्स है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि यहाँ पे ऐसे ये सिंध रिवर है। तो सिंध रिवर की इधर आप यवनों का शासन देखोगे, कई सारे यवनों के एरिया यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जैसे अलेक्जेंड्रिया का नाम मिलता है। ठीक है, कई सारे यवन शासक थे। तो अब इधर से क्या है, यवनों का आक्रमण बार बार हो रहा है, और यवन का आक्रमण होगा तो किसको क्षति होगी? तो बेसिकली मौर्योत्तर ड्यूरेशन, मतलब मौर्यों के ड्यूरेशन में जो मौर्यों का एरिया था वहां पे होगा। लेकिन मौर्यों पे कंट्रोल किसका हुआ? सुंगों को। तो यानी इसको चुनौती किसको मिलेगी? पुष्यमित्र शुंग को मिलेगी। तो पुष्यमित्र शुंग ने यवन आक्रमण का बहुत बढ़िया तरीके से प्रतिरोध किया, रोका उसको। ठीक है, हालांकि बाद में यवंश अभी जीतने में समर्थ भी हो जाएंगे। ठीक है, देवभूति की हत्या, देवभूति जब लास्ट शासक था तो देवभूति का काम तमाम किसने किया? तो देवभूति का जिसने काम तमाम किया था उस शासक का नाम था वासुदेव, उस शख्स का नाम था वासुदेव। और देवभूति का ये क्या था? ये बेसिकली सेनापति था, देवभूति का ये सेनापति था। ठीक है, या उसका शासक, वो गवर्नर था, जो भी कह लो। तो देवभूति क्या था? बेसिकली सेनापति था। देवभूति, वासुदेव का ये क्या था? सेनापति था। और देवभूति अत्यंत विलासी था भाई, औषध जगह ये योग्य था वासुदेव, इनको निपटा देगा। और क्या करेगा वासुदेव? क्या करेगा कि भाई एक नई डायनेस्टी रखेगा, जिस डायनेस्टी का नाम है कण्व डायनेस्टी। अब यहां से हमको कण्व डायनेस्टी के ऊपर पढ़ना है, कण्व वंश के बारे में पढ़ना है। तो कण्व वंश के बारे में पढ़ेंगे तो भाई कण्व वंश के बारे में एक चीज तो क्लियर पता चल गई कि भाई इस वंश का संस्थापक कौन था? तो वासुदेव। वासुदेव इस वंश का संस्थापक था। आगे भूमिपुत्र आती हैं, फिर नारायण आते हैं, फिर सुशर्मन आते हैं। तो हमको अगर कण्व वंश के शासकों के नाम देखना हो तो वासुदेव या वसुदेव, क्योंकि वसुदेव नाम मिलता है। वसुदेव के बाद से अगला शासक था भूमिमित्र या भूमिमित्र। भूमिमित्र के बाद से अगला नाम आता है नारायण।
और इसका लास्ट शासक है सुशर्मन। कण्व डायनेस्टी बहुत लंबी चलती नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत लंबी कण्व डायनेस्टी चलती है। कण्व डायनेस्टी आपकी 75 बीसी में इस डायनेस्टी की न्यू बोलेगी, ठीक है, 75 बीसी में, ठीक। और ये डायनेस्टी आपकी मैक्सिमम 30 बीसी तक चलती है, 30 बीसी तक, यानी अधिक से अधिक इसमें कितने साल का शासन है, लगभग 45 ईयर, 45 वर्ष तक केवल कण्व डायनेस्टी चलती है। अंतिम में आगे चल के कण्व डायनेस्टी भी क्या होगी, इसका भी पराजय होगा। इसके द्वारा, सातवाहनों के द्वारा आगे चल के इनको आंध्रवृत्तियों के द्वारा इनको पराजित किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली। अच्छा, हमने आपको पहले ही बताया था कि बहुत सारी चीजों की जानकारी क्या है ना, आपको जो लिटरेचर्स हैं वो लिटरेचर्स के थ्रू मिलती है। जैसे वासुदेव वाली जो हमने कहानी बताई थी कि वासुदेव ने कण्व वंश की नींव रखी थी, किसको हरा के, तो भाई देवभूति की हत्या करके। तो हमने आपको बताया था, हर्षचरित्र जब पढ़ा रहा था कि भाई हमको हर्षचरित्र से क्या होता है, मौर्यों के अंतिम शासक की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग द्वीप आया, इसकी जानकारी मिलती है। और शुंगों के अंतिम शासक को हरा के कण्व वंश का नींव पड़ता है, इस बात की जानकारी हमको किससे मिलती है, तो हर्षचरित्र से मिलती है। इसने इस चीजों को हमने पहले ही देखा था। इसमें बहुत सारी चीजें और कुछ नहीं है जानने के लिए, बस इतनी चीजें कण्व वंश के बारे में जाननी है। कण्व वंश के बारे में इस 45 वर्ष के शासन में जाहिर बात है किस तरीके से लोग अपना शासन संचालन किए होंगे, बहुत कुछ लंबा एग्जाम्पल क्रिएट नहीं कर पाए हैं जिसको हमको पढ़ना पड़े, जानना पड़े। तो हमको कण्व वंश के बारे में इसके अतिरिक्त अब कुछ भी नहीं जानना है, ठीक है। कण्व वंश के बाद से जो अगली बारी आती है, जानना, कण्व वंश के बाद से जो अगली बारी आती है वो बारी आती है चेदी एवं सातवाहन वंश। चेदी एवं सातवाहन वंश आप सबको याद होगा, जब मैं महापद्म नंद पढ़ाया था चेदी एवं सातवाहन वंश, तो आपको एक होमवर्क दिया था। हमने बताया था कि महापद्म नंद ने क्या किया था कि कलिंग पर अटैक किया था और कलिंग विजय किया था। कलिंग विजय जब वहां पे किया तो वहां पे कुछ डेवलपमेंट की भी काम किया, जैसे वहां पे नहरों की खुदाई की थी, साथ ही साथ वहां से जिन की प्रतिमा को उठा के मगध लेके चले आए थे। तो ठीक है, तो जो ये चेदी वंश आपको देखने को मिला ना मेरे भाई, इसका एक्चुअली ये इस वंश का डेवलपमेंट कहां पे हो रहा है, तो ये बेसिकली आपका चेदी वंश आपके कलिंग पर स्थापित हो रहा है। कलिंग कहां पे, उड़ीसा में। तो कलिंग वाला जो बेल्ट है, कलिंग क्षेत्र में बेसिकली इस चेदी वंश का नींव पड़ती है, इसी के लिए इसको हम लोग कहते हैं कलिंग का चेदी वंश। और चेदी वंश का जो सबसे प्रमुख शासक था, उस शासक का नाम है खारवेल। सबसे प्रमुख शासक जो है उस शासक का नाम है खारवेल, ठीक है। तो बेसिकली हमको जो पढ़ना है चेदी वंश के बारे में वो खारवेल से ही रिलेटेड है, वो खारवेल से रिलेटेड है। आप समझेंगे हम लोग खारवेल, तो खारवेल के बारे में जो पहली चीज हमको समझ में आनी चाहिए कि भाई हम देखेंगे कि इसमें बौद्धिज्म, मौर्योत्तर पीरियड की सबसे बड़ी विशेषता बताऊं तो बौद्धिज्म का डिस्ट्रॉय हो रहा है, बौद्धिज्म डिक्लाइन कर रहा है। क्योंकि जब खारवेल आता है तो इसने किस धर्म को सपोर्ट किया, तो खारवेल ने बौद्धिज्म को नहीं, खारवेल ने जैन धर्म को सपोर्ट किया, जैन धर्म को समर्थन प्रदान किया, जैन धर्म को समर्थन दिया। तो अब बात आती है कि सर जैन धर्म को समर्थन दिया, ये हमको पता कैसे चलता है, तो इसने 2 पहाड़ियों को काट के इनके लिए विहार का निर्माण कराया था। जानना, 2 पहाड़ियों को, जिसमें उदयगिरी और खंडगिरी पहाड़ी, ठीक है, बौद्ध भिक्षुओं के लिए, सॉरी जैन भिक्षुओं के लिए उदयगिरी एवं खंडगिरी नामक पहाड़ी का निर्माण कराया। इन 2 पहाड़ियों का किसके लिए, जैनिज्म के लिए इनका निर्माण कराता है। और यहीं जो उदयगिरी आप पहाड़ी देख रहे हो ना, यहीं पे एक अभिलेख मिलता है, जिस अभिलेख का नाम क्या है मेरे भाई, यहीं पे एक अभिलेख मिलता है जिसका नाम है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख, जो खारवेल के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्रदान करती हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख ये आपकी उदयगिरी पहाड़ी के समीप स्थित है। और ये हाथी गुम्फा अभिलेख क्या कहती है कि खारवेल ने यहां पे क्या है, खारवेल ने कलिंग की जनगणना कराई थी। तो प्रथम जनगणना का साक्ष्य इसी अभिलेख पे मिलता है। प्रथम जनगणना का साक्ष्य हमको इसी खारवेल अभिलेख से मिलता है। और इसमें कलिंग की जो पॉपुलेशन है वो बताई जाती है कितनी, 35,000। इनकी जनसंख्या कितनी बताई है, 35,000 जनसंख्या कलिंग की बताई जाती है। आगे बात समझे, तो हमने बेसिकली खारवेल को समझने की कोशिश की। खारवेल ने एक महाविजय प्रसाद भी बनाया था, जब क्या किया था इसने, मगध पे विजय प्राप्त की थी। तो खारवेल की अच्छी बात क्या है, ये क्या करेगा, मगध पे अटैक करेगा। मगध पे हमको पता कि जिन की प्रतिमा लेके गए थे वहां पे रख दिए थे। ऋषभदेव की मूर्ति क्या है, ये लोग कलिंग से उठाए थे और ले कहां चले गए थे, मगध में स्टेब्लिश किए थे, विजय प्रतीक के रूप में लेके गए थे।
तो खारवेल की एक और जो उपलब्धि है, विजय प्रतीक के रूप में जो महापद्म नंद ने प्रतिमा उठा के मगध में ले गए थे, तो ये क्या करेंगे, ऋषभदेव की मूर्ति वापस लेके आते, यानी जिन की मूर्ति वापस लेके आएंगे। ऋषभदेव की प्रतिमा पुनः वापस आएगी, प्रतिमा पुनः वापस आएगी। आगे बात समझे। अच्छा, ऋषभदेव किससे थे, तो जैन धर्मानुयायी थे, वो तो जैन तीर्थंकर है, इससे भी पता चलता है खारवेल क्या रहा होगा, जैन धर्म का फॉलोअर रहा होगा। ओके, तो हमने चेदी वंश के बारे में सोचा, चेदी वंश के बारे में बस हमको खारवेल के बारे में इतना चीजें समझना है, हमारा चेदी डायनेस्टी भी समाप्त है, और हमको कुछ भी नहीं समझना है भाई, इतना कर लिया एनफ है। अब सबसे मौर्योत्तर पीरियड में हम बोले कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से जो टॉपिक्स शामिल किया जाता है, उस टॉपिक का नाम है सातवाहन वंश। इसको बड़ा ध्यान से हम लोग समझेंगे। सातवाहन वंश, देखो सातवाहन वंश में एक दो शासक नहीं है कि हम लोग इनका नाम याद करें, मतलब पुराण कहते हैं कि 30 शासक थे, ठीक है, मत्स्य पुराण कहता है 19 शासक थे, यानी अब 19 शासकों को याद नहीं कर पाओगे, तो हम कुछ प्रमुख शासकों का क्रम याद कर लेंगे, ठीक है। तो सातवाहन वंश, सातवाहन वंश हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, और ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावनाएं व्याप्त रहती है। अब सातवाहन वंश के बारे में हम लोग अगर थोड़ा सा ध्यान से रखेंगे तो इनको आंध्र भृत्य कहा जाता है। पेपर में एक बार 2022 में क्वेश्चन बन के आया यूपीपीएसएस में कि आंध्र भृत्य किसे कहा जाता है, ठीक है। तो आंध्र भृत्य की जो संज्ञा दी जाती है वो सातवाहनों को ही दी जाती है। किसकी संज्ञा दी जाती है, आंध्र भृत्य की संज्ञा सातवाहनों को दी जाती है। सातवाहन वंश की जो नींव रखी है वो किसके द्वारा रखी गई है, तो वो सिमुक के द्वारा, सिमुक सातवाहन वंश का क्या है, संस्थापक है, सिमुक के द्वारा इस वंश की नींव रखी गई है। आगे अब हम लोग प्रतापी शासकों का क्रम लिख रहे हैं, बीच में हॉल वगैरह आते हैं, हाल का नाम केवल हम लोग प्रतापी, क्योंकि लिटरेचर्स में हाल का कंट्रीब्यूशन है, हाल एक सातवाहन शासक है, लेकिन वैसे विजयों के क्रम में हम लोग थोड़ा कंट्रीब्यूशन हॉल का नहीं देखते हैं। तो सिमुक के बाद से अगला जो प्रमुख शासक आता है वो है आपका सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम की बारी आती है। ये ध्यान देना, क्रम पूछ सकता है पेपर में, कर्ण वंश का भी मैंने आपको पेपर में क्रम बताया था, तो वो भी याद रखना है। तो सातकर्णी प्रथम आती है। सातकर्णी प्रथम के बाद से अगला जो शासक आता है उनका नाम है गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी के बाद जो अगला महान शासक सातवाहन वंश का आता है उस शासक का नाम क्या है, आपका है वशिष्ठी पुत्र पुलवामी। वशिष्ठी पुत्र पुलवामी। और इसके बाद से जो अगला महान शासक आता है उसका नाम है यज्ञश्री दंदना, ठीक है, यज्ञश्री सातकर्णी। ये क्या है, ये बेसिकली महान सातवाहन शासकों का क्रम है, ठीक है। ये हम लोग कह सकते हैं प्रमुख या महान सातवाहन शासकों का क्रम है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं, प्रमुख शासकों का क्रम होगा। और हमारी जो सातवाहन वंश की स्टडी रहेगी वो इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगी, प्रमुख शासकों का क्रम है। आप ध्यान देना मेरी बात, हमने यहां पे एक चीज समझा कि सातवाहनों को क्या कहा जाता है भाई, सातवाहनों को आंध्र भृत्य की संज्ञा दी जाती है, सिमुक इस वंश का संस्थापक था। इतनी चीजें हमने देख ली। मत्स्य पुराण के बारे में समझ लिया कि भाई सातवाहन वंश की जो वंशावलियां हैं वो मत्स्य पुराण के द्वारा उस पर चर्चा किया गया है। तो मत्स्य पुराण यानी क्या है, सातवाहन वंश के ऊपर चर्चा करती है। ये चीज हमने पहले देख लिया। अब यहाँ पे एक नाम देख रहोगे आप लोग, यहाँ पे क्या लिखा है, गौतमी पुत्र, यहाँ पे क्या लिख रहा है, वशिष्ठी पुत्र, ठीक है। तो गौतमी पुत्र यानी गौतमी माता का नाम होगा, गौतमी का पुत्र। बीच में से बीसीसीआई ने भी ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। कोहली के मदर का नाम उनके पीठ पे लिखा रहता था, रोहित के मदर का नाम उनके पीठ पे लिखा रहता था, यानी माता का नाम लिखना इसमें संभव बनाया गया था कि भाई ठीक है हम लोग उनके नाम से भी जानेंगे, उनको भी रिस्पेक्ट देंगे। तो वो भी क्या है, वो भी एक मातृ सत्तात्मकता का एक झलक था। मान लो कि यही आगे एक ट्रेंड बन जाता, ठीक है, कि भाई जितने भी बड़े लोग रहेंगे वो अपनी माता का नाम अपने पीठ पे लिख के चलेंगे, ठीक। तो सिंपल बात हम कहें क्या कहेंगे कि समय के साथ हमारा मातृ सुरक्षा की भावना या हमने बेसिकली माताओं की स्थिति अच्छी रही होगी, यही चीज बताती है। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी का नाम क्या था कि मातृ सत्तात्मकता को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अच्छा, सातवाहन ड्यूरेशन में देखने को भी मिलता है कि जो माता वर्ग थी यानी जो महिला वर्ग था बेसिकली वो कितनी बार, ठीक है, शासन में विभिन्न पदों पे वो विराजमान भी थी, ठीक है। लेकिन आप देखोगे गौतमी पुत्र कौन है, सातकर्णी है।
सातकर्णी पुरुष है, तो सिंपल सी बात है कि शासक कौन बन रहा है, तो शासक पुरुष बन रहा है, यानी ठीक है नाम मात्र की ही पितृसत्तात्मकता रही, मात्र सत्तात्मकता रही होगी, लेकिन थी एटलीस्ट स्थिति महिलाओं की बताता है कि सातवाहन ड्यूरेशन में थोड़ी अच्छी हुई होगी। ठीक है, एक कंक्लूजन तो हमको ये मिल गया, यहाँ पे एक कंक्लूजन हमको ये मिल गया। अब एक शासक आते हैं, सातवाहन वंश के एक शासक हैं, उस शासक का नाम है, उन शासक का नाम है हाल। एक प्रमुख शासक है सातवाहन वंश के हाल। हाल के बारे में हमको क्या जानना है, इनका हाल जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सातवाहन शासक हाल को अगर हम लोग छोड़ेंगे तो हमको बेहाल भी कर सकते हैं। ठीक है, सातवाहन शासक, इनकी एक बुक है, इनकी एक बुक है, बुक का नाम है गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती, यहां से भी देखो कंक्लूजन कितना निकाल के आपको दूंगा, ध्यान देना। गाथा सप्तशती, आप ये पढ़ते हो कि गाथा सप्तशती इनकी बुक है, और गाथा सप्तशती जो इनकी बुक है ये किस भाषा में लिखी गई है मेरी भाई, तो ये लिखी गई है प्राकृत भाषा में। किस भाषा में लिखी गई है, प्राकृत भाषा में लिखी गई है। तो राजा क्या कर रहा है, राजा स्वयं एक प्राकृत भाषा में एक बड़ी एक भयानक बुक को लिख रहा है, जो कि ठीक है, तो इससे पता चलता है कि हाल क्या थे, हाल एक कवि थे। जब हाल एक कवि रहेंगे तो विद्वान क्या करता है, विद्वान का संरक्षण प्रदान करता है। तो हाल के दरबार में कई अन्य प्रमुख विद्वान या कवि भी थे, कई अन्य प्रमुख विद्वान या कवि रहेंगे, अन्य प्रमुख विद्वान या कवि इनके दरबार में विराजमान थे। तो पेपर में क्वेश्चन आता भी है कि भाई समकालीन कवि, समकालीन विद्वान, या किसके दरबार में ये विद्वान रहते थे। तो हमारा यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है, बनेगा तो अपना कर लेंगे। हम एक पर्सनालिटी का नाम पढ़ते हैं, उस पर्सनालिटी का नाम है गुणाध्य। ठीक है, गुणाध्य पढ़ते हैं। हम एक पर्सनालिटी का नाम पढ़ते हैं, उनका नाम है सर्ववर्मन। ये दो पर्सनालिटी, ये दोनों पर्सनालिटी जिस महान शासक की, जिस महान सातवाहन शासक की दरबार में निवास करते थे, उनका नाम था हॉल। गुणाध्य ने जिस बुक को लिखा है, ध्यान देना, गुणाध्य ने जिस बुक को लिखा है वो है वृहत कथा। तो वृहत कथा के रचयिता है वृहत कथा। ये क्या है, रचना है किसकी, गुणाध्य की। ये रचना है गुणाध्य की। सर्ववर्मन ने क्या था, ये बेसिकली एक संस्कृत व्याकरणाचार्य थे, और सर्ववर्मन ने कांत्रक नामक, ध्यान देना, कांत्रक नामक या कातंत्र नामक एक संस्कृत व्याकरण का निर्माण किया, एक संस्कृत व्याकरण की रचना की। तो ये क्या है, ये एक संस्कृत व्याकरण है। पेपर में क्वेश्चन आ भी सकता है, ये क्या है, ये एक संस्कृत व्याकरण है। इस संस्कृत व्याकरण की इनके द्वारा रचना की जाती है। ठीक, तो ये हमारे हो गए हाल साहब, जिनको हमको जानना था। अब मैंने आपको एक चीज यहां पे बताई है मेरे भाई, कि जो गाथा सप्तशती का निर्माण किया गया वो किस भाषा में किया गया, वो प्राकृत भाषा में निर्माण किया गया। प्राकृत भाषा में निर्माण बताता है कि जो राजा के द्वारा क्या किया जा रहा है, जो बुक्स का निर्माण किया जा रहा है, तो प्राकृत भाषा में, यानी प्रमुख भाषा, या हम लोग कह सकते हैं इस साम्राज्य की जो प्रमुख भाषा रहेगी, जो दरबारी भाषा रहेगी, वो कैसी रहेगी, वो प्राकृत भाषा रहेगी। ठीक है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी वो कैसी रहेगी, तो सातवाहन काल की प्रमुख भाषा कैसी थी, प्राकृत भाषा थी। तो सातवाहन कालीन प्रमुख भाषा अगर पेपर में क्वेश्चन किया जाए कि किस भाषा का प्रयोग होता था, तो प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ होता है। ठीक है, और लिपि ब्राह्मी थी, लिपि ब्राह्मी थी। तो हमको अगर भाषा पूछे, ठीक है, क्योंकि पूछता है कि मुगल पीरियड की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी, ठीक है, दिल्ली सल्तनत की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी, तो ऐसे इसके बारे में पूछ सकता है। तो हमको यहीं से कंक्लूजन मिल जाता है, हम इस चीज को भी नोट करेंगे। तो हमने क्या देख लिया कि भाई बेसिक इंफॉर्मेशन देख लिया। अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा स्पेशल चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा और भी नीचे कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। सारी व्यवस्था मौजूद है। क्या हुआ, यहां इसको फिट कर देता हूं। देखिए, यही सब टूल्स का फायदा है, तकनीक का फायदा यही है। अब हम लोग एक एक करके अपनी अपनी जो काम है उस काम को करते हैं। ठीक है, काम को करते हैं। अब हमको सिमुक के बारे में वैसे तो बहुत कुछ हमको जानना नहीं है, तो सिमुक तो हो गए। सिमुक के बारे में इतनी है, समझ जाओ कि इन्होंने न्यू रखी थी। अब हमारे अगले जो इंपॉर्टेंट शासक हैं वो हैं आपके कौन, वो हमारे हैं सातकर्णी प्रथम। ठीक है, सातकर्णी प्रथम, सातकर्णी प्रथम को देखते हैं। तो देखो सातकर्णी प्रथम हमने क्या बताया कि देखो इस ड्यूरेशन में ऐसा नहीं है कि शुंगों के ड्यूरेशन में अगर यवनों का आक्रमण हो रहा है
तो मतलब सातवाहनों के ड्यूरेशन में यवनों का आक्रमण नहीं हो रहा है। तो पश्चिमोत्तर भारत से आक्रमण सातवाहनों के ड्यूरेशन में भी खूब हुए हैं, और उस आक्रमण का सबसे सफल किसने प्रतिरोध किया है, मतलब सातवाहन ड्यूरेशन में, तो सातकर्णी प्रथम ने। सातकर्णी प्रथम ने ध्यान देना कि शकों पर विजय प्राप्त की थी। इसने सातकर्णी प्रथम के बारे में एक चीज कहते हैं कि इन्होंने कालांतर में शकों पर विजय प्राप्त की थी, शकों पर विजय प्राप्त की। ठीक है, ये क्या थे सातकर्णी, इन्होंने अपनी पत्नी के नाम से रजत मुद्राएं उत्कीर्ण करवाई थी। तो पत्नी के नाम से इन्होंने, आगे अभी गुप्त शासक भी करेंगे, पत्नी के नाम से रजत मुद्रा चलाई थी, रजत मुद्रा चलाए। ठीक है, और ये जो मुद्राएं बेसिकली इनके द्वारा बेसिकली गोल मुद्राएं चलाई गई थी। एक पेपर में अगर यह भी क्वेश्चन आ जाए तो कोई बात नहीं है। ठीक है, सातकर्णी के बारे में दिमाग में रखना। सातकर्णी के बारे में अगला जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट शासक है इस ड्यूरेशन के, वो है गौतमीपुत्र सातकर्णी। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे ज्यादा किसी ने अगर इज्जत बढ़ाई सातवाहनों की तो वो गौतमीपुत्र सातकर्णी है। तो हमारे लिए नेक्स्ट जो गौतमीपुत्र सातकर्णी है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तुम लोग गौतमीपुत्र सातकर्णी को देखेंगे, गौतमीपुत्र सातकर्णी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब गौतमीपुत्र सातकर्णी को आप लोग देखोगे तो ध्यान देना, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने समूल नाश किया, बेसिकली इनडायरेक्टली समझ जाओ, लगभग नाश कर दिया था। किसको किसको, तो इन्होंने शकों को भी पराजित किया, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने यवनों को भी पराजित किया, यमन शासकों को भी, इन्होंने पहलवों को भी पराजित किया, पहलव शासक जो थे इन्होंने पहलवों को भी पराजित किया, इन्होंने क्षहरात्रों को भी पराजित किया, और इनडायरेक्टली सातवाहन कालीन जो ताकत है ना उनका प्रदर्शन किया, क्षहरात्रों को पराजित किया। पराजित किया यानी जो असल न्यू थी, जो असल न्यू है ताकत जो है वो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने एस्टेब्लिश किया था, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने एस्टेब्लिश किया था। ठीक है, देखो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने कुछ टाइटल दिए हैं, इनके द्वारा कुछ टाइटल लिए गए हैं, वो टाइटल भी पेपर में आ सकते हैं। बेसिकली इनके द्वारा 2 टाइटल लिया जाता था, वो पेपर में टाइटल आ सकता है। इनको अद्वितीय ब्राह्मण कहा जाता था। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि अद्वितीय ब्राह्मण की उपाधि किसको दी गई है, तो अद्वितीय ब्राह्मण की उपाधि इनके जैसा कोई दूसरा नहीं, अद्वितीय ब्राह्मण की उपाधि किसने ली, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने एक और टाइटल ली है जिसका नाम है वेणकटक स्वामी, वेणकटक स्वामी। बेसिकली वेणकटक नामक एक नगर है जिसकी निर्माण, जिसकी स्थापना किसने की, तो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने की है, और इनको गौतमीपुत्र वेणकटक स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। तो हमने ये देख लिया वेणकटक स्वामी के बारे में कि इनको वेणकटक स्वामी कहा जाता है। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, सातकर्णी की एक लड़ाई है, एक फेमस लड़ाई है एक शासक के साथ जिसको हम लोग को जानना बहुत जरूरी है, और वो शासक है नहपान। तो जानकारी क्वाइंस, यहीं से हम लोग क्वाइंस के बारे में जानेंगे। तो कुछ क्वाइंस ऐसी हैं जिन क्वाइंस की प्राप्ति हम लोग किए हैं नासिक के समीप। ठीक है, तो जिससे पता चलता है कि नहपान को भी इन्होंने पराजित किया, और नहपान को पराजित किया था, इसकी जानकारी हमको किससे पता चलती है, नहपान को पराजित। ठीक है, इसकी जानकारी हमको पता चलती है कुछ क्वाइंस से। अब बता देते कि सर वो क्वाइंस कहां पे मिली हैं जिनसे हमको इस बात की जानकारी मिलती है कि इन्होंने नहपान को पराजित किया। तो उस लोकेशन का नाम है, और नासिक के समीप है, जोगल थंबी, जोगल थंबी नामक लोकेशन से कुछ क्वाइंस मिली हैं। ये लोकेशन याद करना, जोगल थंबी, नासिक के समीप ये लोकेशन है, नासिक के समीप ये लोकेशन है। ठीक है, नासिक के समीप ये लोकेशन है जो हमको बताता है कि भाई क्या है, नहपान ने पराजित हुआ किससे, गौतमीपुत्र सातकर्णी से। आप बोलोगे सर क्वाइंस कैसे बता रही हैं, क्वाइंस कैसे बता रही हैं कि नहपान पराजित हुआ था गौतमीपुत्र सातकर्णी से। तो नहपान क्या होगा, नहपान के ड्यूरेशन में जो सिक्के बनेंगे तो उसमें नहपान का नाम या उसके राज्य प्रतीकों का चिन्ह होगा। तो होता क्या है कि बाद में उन्हीं सिक्कों पे ऐसा पता चलता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी का नाम और इनके प्रतीकों का उल्लेख है। समझना, तो सिंपल सी बात है ना, अगर हम आपके घर पे कब्जा करेंगे तो हम आपका नेम प्लेट के या तो ऊपर अपनी नेम प्लेट चिपका देंगे, भाई वो घर हमारा हो गया। आप सिंपल सी बात है। तो ये पता चलता है कि नहपान को किसने पराजित किया,
तो नहपान को गौतमी पुत्र सातकर्णी ने पराजित किया। और वो कहां पे पाए गए सिक्के बताते हैं, तो वो जोगलथंबी से पाए गए सिक्के इस बात की हमको जानकारी देते हैं, जोगलथंबी से पाए गए सिक्के। अब हमने जब क्वाइंस यहां पे देख लिया है, तो क्यों ना हम थोड़ा सा सातवाहन कालीन क्वाइंस के बारे में थोड़ी सी एक दो पॉइंट्स और भी जानने की कोशिश करें। ठीक है, एक दो पॉइंट्स हमने सातवाहन कालीन हम लोग और भी जान ले। तो सातवाहन कालीन जो कॉइन्स थे उनमें आपको सातवाहनों ने सबसे पहले शीशे के सिक्के, इनके द्वारा शीशे के सिक्के जारी किए गए, शीशे के सिक्के जारी किए गए। तो वो कौन सा शासक है जिसने शीशे के सिक्के जारी किए, तो सातवाहन शासकों ने शीशे के सिक्के जारी किए। सातवाहनों में एक सिक्का चला जिसका नाम था पोर्टन, जानना, या पोटीन। तो पोटीन के सिक्के इनके द्वारा जारी किए गए। पोटीन के सिक्के किससे किससे बने होते थे, तो पोटीन के सिक्के आपके बेसिकली इसमें तांबा, इसमें आपकी जिंक मिलाई जाती थी, तांबा जिंक, इसमें आपकी सीसा भी मिलाई जाती थी, सीसा और टीन, इनका मिक्स होता था आपका क्वाइन, इनके मिक्स थे। तो पोटीन के सिक्के, पीटीन लिखा गया है यहां पे, पोटीन के सिक्के, ये सिक्के चलाए जाते थे, पोटीन के सिक्के चलाए जाते थे। तो हमने क्वाइंस देख लिया भाई, दो क्वाइंस। अच्छा इतने ही नहीं, इस ड्यूरेशन में आपको ध्यान में रखना है, इनके क्वाइंस में और भी चीजें हम लोग ध्यान रखेंगे। इनके द्वारा एक सिक्का इनके द्वारा जो तांबे एवं चांदी के सिक्के चलाए जाते थे उसको हम लोग करशापन के नाम से जानते थे। ठीक है, ये भी पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि सातवाहन कालीन वो सिक्के जो तांबे एवं चांदी के थे वो किस नाम से जाने जाते थे, तो वो करशापन के नाम से। तो इनके समय में जो चांदी एवं तांबे के सिक्के थे वो करशापन के नाम से, करशापन के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अच्छा आप सिक्के हमेशा क्या करते हैं ना कि आपके राज्य की आर्थिक स्थिति को बताते हैं। तो जाहिर सी बात है कि करशापन, चांदी एवं तांबे के सिक्के दिख रहे हैं, यहाँ पे पोटीन का सिक्का दिख रहा है जो कि मिश्र धातु है। ठीक है, शीशे का सिक्का दिख रहा है। भाई अब हमको सोने वोने के सिक्के उतने दिख नहीं रहे, तो ये बताता है कि आर्थिक स्थिति सातवाहनों की उतनी अच्छी नहीं रही होगी। हालांकि वाणिज्य व्यापार इनके द्वारा किया जाता था, क्यों, क्योंकि पेरीप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी से इनकी जानकारी मिलती है, अननोन बुक से, किसने लिखा नहीं पता, लेकिन जानकारी मिलती है। तो वाणिज्य व्यापार तो चल रहा था, क्योंकि अगर हम सातवाहनों का हमने आपको लोकेशन बताया था, तो सातवाहन देखो कितनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है। ये सातवाहनों का लोकेशन है, ये आपके सातवाहनों का लोकेशन है, ये बेसिकली आपके सातवाहनों का लोकेशन है, पीला वाला जो दिखाया हुआ आपको। तो जाहिर सी बात है कि भाई इनके पास क्या है, इनके पास इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ट्रेड की जानकारी, कुछ कुछ हिस्सा इनको इधर भी था। ठीक है, ये सुंग कड़वके से जीत के आए थे ये लोग। तो इसका मतलब क्या है कि भाई व्यापारिक स्थिति तो व्याप्त थी, भले ही उतनी अग्रणी नहीं थी, लेकिन व्यापारिक स्थिति इनकी थी। अब हम लोग गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में इतना देख लिए, क्वाइंस चूंकि बीच में आ गया था तो हमने क्वाइंस भी देख लिया। तो क्वाइंस वाली हिस्से क्या करता हूं ना, चूंकि नोट्स बहुत बढ़िया बन जाए, इसको भी मैं ऐसे नीचे लेके आऊंगा और यहां फिट कर देता हूं। ठीक है, ताकि हमको एक साइड क्वाइंस भी हमारे एक पास रहे। गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में एक दो चीजें और देखनी तो हम लोग यहीं पे पैरेलली देखेंगे। देखो गौतमीपुत्र सातकर्णी के पुत्र का नाम यहां पे आप देखोगे क्या था, तो गौतमीपुत्र सातकर्णी के पुत्र का नाम था वशिष्ठीपुत्र पुलवामी। तो इस समय एक शासक है रुद्रदामन, तो रुद्रदामन की बेटी से वशिष्ठीपुत्र पुलवामी की शादी करवाई थी किसने, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने, उसने की नहीं थी, करवाई गई थी। ठीक है, तो यहां पे एक और गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या बन के आता है कि रुद्रदामन की पुत्री के साथ, रुद्रदामन किस वंश का हो सकता, आप बताओगे क्या, रुद्रदामन की पुत्री के साथ स्वयं विवाह नहीं किया था, अपने पुत्र, और पुत्र का नाम क्या है यहां पे ध्यान दो, पुत्र का नाम है वशिष्ठीपुत्र पुलवामी। वशिष्ठीपुत्र पुलवामी का शादी करवाया था, वशिष्ठीपुत्र पुलवामी का विवाह कराया। यह भी एक इंपॉर्टेंट बात है इनकी ड्यूरेशन की, वशिष्ठीपुत्र पुलवामी का विवाह करवाया। ठीक है, वशिष्ठीपुत्र पुलवामी का विवाह करवाया, ये हमने बात समझ ली। ठीक, अच्छा अब एक होमवर्क आपको यहां पे मैं दूंगा, ये एक होमवर्क है, होमवर्क आप लोग कि वो सातवाहन शासक कौन है, होमवर्क कमेंट करके बताना जो यहां तक क्लास देखियो। मैं उम्मीद करूंगा कि कमेंट्स आएंगे यहां से। वो सातवाहन शासक का नाम बताओ जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए, जिसने 2
अश्वमेध यज्ञ किए प्लस एक राजसूय यज्ञ किया, प्लस एक राजसूय यज्ञ किया था। क्या हो रहा है यार? एक राजसूय यज्ञ किया। इस सातवाहन शासक आपको नाम कमेंट करके बताना है भाई ये सातवाहन शासक कौन रहा होगा जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ और एक यादसूय यज्ञ, यत्र लिख दिया हूं, यज्ञ किया। ठीक है, यज्ञ किया। ये कमेंट करके बताना, आपको बताना है कि वो सातकर्णी प्रथम था, गौतमी पुत्र सातकर्णी था या उसका बेटा था, आपको यही कमेंट करके बताना है। अच्छा, गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में जैसे मैंने आपको टाइटल्स बताया, इसको आगमन निलय के नाम से, मतलब ये भी कहा था, इसका एक और टाइटल था, यहीं पे अगर आप लोग नोट कर लोगे, यहीं इसको नोट करो, इसको वेदों का आश्रय कहा गया। ये वेदों को उसने काफी बढ़ा दिया, वेदों को आश्रय प्रदान किया, ये वेदों को आश्रय प्रदान करने वाला या वेदों का आश्रय इसको कहा गया, वेदों का आश्रय आगमन निलय, अर्थात आगमन निलय कहा गया इसको। ये भी एक बातें हमको याद करनी होगी इसके बारे में, ठीक है। अच्छा, अब इसके पुत्र की बारी आती है, पुत्र का नाम क्या है? वशिष्ठी पुत्र पुलवामी। तो अब लोग अगली हमारी चर्चा होगी वो होगी वशिष्ठी पुत्र पुलवामी के बारे में, ठीक है। हमारी अगली चर्चा है वो है वशिष्ठी पुत्र पुलवामी के संदर्भ में। वशिष्ठी पुत्र पुलवामी को देखते हैं, ठीक है। वशिष्ठी पुत्र पुलवामी के संदर्भ में अगर हम लोग फैक्ट्स को देखें तो एक तो भाई हमको यही मिलता है कि इसकी शादी क्या होती, तो रुद्रदामन की बेटी के साथ, रुद्रदामन की पुत्री के साथ इसकी शादी होती। पुलवामी को दक्षिणा पथेश्वर कहा जाता है, पुलवामी को, ठीक है, जानना दक्षिणा पथेश्वर के नाम से जानते हैं, दक्षिणा पथ का ईश्वर, दक्षिणा पथेश्वर के नाम से इसको दक्षिणा पथेश्वर की नाम से या सीधे लेते हैं की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। दक्षिणा पथेश्वर दक्षिण का स्वामी, ठीक है। पुराणों में नाम इसका पुलोमा, पुलोमा नाम इसका मिलता है, पुलवामी का नाम पुलोमा मिलता है कहां पे? तो पुराणों में इसके नाम की चर्चा पुलोमा के नाम से की गई है, पुराणों में, ठीक, पुराणों में इसके नाम की चर्चा पुलोमा के नाम से की गई है। ये हम लोग बात समझ गए, इतनी बात हमको बस आपकी इसके पुलवामी के संदर्भ में इतनी ही बात समझना है और अब कुछ नहीं। ये अपने आप को प्रथम आंध्र सम्राट कहता था, आप चाहो तो ये भी कह लो स्वयं को प्रथम आंध्र सम्राट कहता था, प्रथम आंध्र सम्राट कहता था। ये भी एक बात आप लोग समझ सकते हो। अब भाई इसके बारे में इतना हम लोगों ने देख लिया, ये हमने देख लिया, अब कुछ बचा क्या? ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्वाइंस हमने देख लिया, ये देख लिया। हाँ, एक चीज अगर हम लोग लैंड ग्रांट की बारी देखें, अगर हम लोग लैंड ग्रांट को समझने की कोशिश करें, अब मैं क्या करता हूं ना, अब क्लास आपकी एंड होने वाली है, क्लास आपकी एंड होने वाली है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, निश्चिंत रहिएगा आप लोग। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना एक चीज और जो आप लोग समझोगे यहाँ पे कि लैंड ग्रांट पहली बार अगर आपको पूछे पता चले कि ब्राह्मणों को लैंड ग्रांट या भूमिदान हम लोग बोले कि भूमि अनुदान, पहली बार ब्राह्मणों को भूमि अनुदान किस शासक ने दिया, आपको शुंग वंश का नाम लिख के परेशान करता है, तो सातवाहनों के द्वारा, सातवाहनों द्वारा दिया गया, सातवाहनों द्वारा ब्राह्मणों को दिया गया। दिया गया पहली बार, पहली बार, ठीक है। ये हम लोग देख लें। अच्छा, अब हम लोग कल की क्लास में क्या करेंगे, कुछ पश्चिमोत्तर से जो आक्रमण होते हैं समय के साथ वो सफल होंगे, जिसमें हम लोग हिंदू यवनों के बारे में देखेंगे। जैसे हमने देखा क्या कि भाई यहाँ पे गौतमी पुत्र सातकर्णी क्या कर रहा है, शकों को, यवनों को, पहलवों को, क्षयरात्रों को हरा रहा है। तो हम लोग कल की क्लास में हिंदू यवन के बारे में, शकों के बारे में, पहलवों के बारे में, कुशाणों के बारे में देख लेंगे, ठीक है। और कल ही हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपका मौर्यकालीन अगर लिटरेचर्स वगैरह तो देख ही लिए हैं,
थोड़ा सा समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था भी समझ लेंगे शॉर्ट फॉर्म में। हालांकि कोशिश करूंगा मैं कल ही आपका गुप्ता पीरियड स्टार्ट भी हो जाए, ठीक। तो कल ही गुप्ता पीरियड प्रयास करूंगा स्टार्ट भी कर दूं, तो ये हमारी 11वीं क्लास यहाँ पे हम लोग द एंड करते हैं। उम्मीद करेंगे मेरी भाई क्लास आपको समझ में आ रही हो, कोई दिक्कत हो तो जरूर बताना, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल आज फॉर्मेटिंग बना नहीं पाया था तो ज्यादा स्पीड से क्लास खत्म नहीं हुई, ठीक है। फॉर्मेटिंग बनाता था तो थोड़ा जल्दी खत्म होती है, तो कल फॉर्मेटिंग के साथ आऊंगा ताकि हमारा गुप्ता पीरियड भी स्टार्ट हो जाए, क्योंकि समय कम है, मतलब जल्दी इसको खत्म करना है, ठीक है। तो फॉर्मेटिंग बनाने का देखिए यही फायदा होता है कि अभी हम लोग 3 डायनेस्टी पढ़े और हमारा 50 मिनट की क्लास कंप्लीट हो गई, नहीं तो 30 मिनट में ये तीनों डायनेस्टी खत्म हो जाती है, ठीक है। फॉर्मेटिंग बना के लाने का फायदा ये होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लग रही हो भाई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताना कि सर क्लास बढ़िया लगी, ठीक है। अच्छी नहीं लगी तो ये भी बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही साथ करेंट अफेयर के लिए रेडी हो जाओ अब। और क्या बोलूं, डेली आंसर राइटिंग बैच चल रहा है, आंसर राइटिंग ज्वाइन करो और आंसर राइटिंग करो। आज से ही आंसर राइटिंग स्टार्ट है। आगे ध्यान देना, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज यूपी पीसीएस की भी चल रही है और आरओ की भी चल रही है, तो आप मैसेज करके जुड़ जाओ। और जल्द ही हम स्टार्ट करने वाले हैं जीएस 5 और 6 की क्लासेस, तो अगर यूपी पीसीएस देना है तो उस क्लास को ज्वाइन करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।